में मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि घर से देना पड़ रहा है तो फोनिक बातें उचित होती है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, सह लीजिएगा। लुक नाउ, तो मैं कह रहा था बेटे कि हिस्ट्री का फादर की बात हो गई, वो बड़ा इशू नहीं है। अब सवाल ये है, हिस्ट्री में टॉपिक क्या क्या होते हैं वो डिस्कस होता रहेगा, वो तो मैं एक चार्ट भेज दूंगा, और मैं ब्रोशर भेजा हुआ हूँ जो आप पेज पे पोर्टल पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतिहास शुरू करने से पहले चार चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, इतिहास जब पढ़ेंगे तो हमें डेट के बारे में थोड़ा सा समझना होता है कि हिस्ट्री में डेट बहुत होते हैं। तो एक्चुअली डेट को जानने के लिए दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन हम उसके लिए कैलेंडर्स पढ़ें। विक्रम कैलेंडर, शक्का कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, गुप्ता कैलेंडर, हर्ष कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर एंड गुरु नानक देव का नानक कैलेंडर। उनमें से तीन चार ही आपको पढ़ने हैं, पर ये क्वेश्चन सारे के सारे। दूसरा पॉइंट, कैलेंडर तो ये जान गए, अब होता है एडी बीसी। एडी यानी एनो डोमिन, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, फिर होता है एक आपका कॉमन एरा सीई, इसे क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं। फिर होता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं। फिर एक होता है बीपी, बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट। तो इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तो कैलेंडर्स, एडीबीसी, दो चीज हो गए। तीसरा, कार्बन डेटिंग जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस कितना पुराना है ये कैसे फाइंड आउट हुआ। तो कार्बन डेटिंग यू नो बेटर कि 1946 में हमारे एक अमेरिकन केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे जिनको 1959 का केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड भी मिला, विलार्ड लिबी। विलार्ड लिबी ने रेडियो कार्बन लैब टेक्निक्स का पता लगाया और फिर कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम आया। तो देखेंगे जब इसकी शुरुआत करेंगे तो सब बताएंगे, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, आपके रिएक्शंस आने चाहिए, रिएक्शन देते रहिए बेटा, नो डाउट। तो चलिए, तो अब आ गया आपका कि हम कैलेंडर पढ़ेंगे, एबीसी का चक्कर क्या है वो पढ़ेंगे, कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन डेटिंग के बारे में बताएं तो वहां से 5 क्वेश्चंस कुल मिलाकर बनते हैं। पहला, क्वेश्चंस को देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, किस तकनीक से पुरातात्विक साक्ष्यों का उम्र पता किया जाता है। बहुत तकनीक है, लेकिन यहां संदर्भ इसका खास करके होगा। तो वहां पर एक ऑप्शन होगा, कार्बन डेटिंग लैब टेक्निक्स। तो बिल्कुल, टू फाइंड आउट द एज ऑफ archaeological evidence, it's carbon dating technology, that is lab technology। एक क्वेश्चन। दूसरा, फिर पूछेगा, who was the man who invent or discover this such type of the techniques, this lab techniques of radiocarbon technology developed by Willard Libby in 1946, American chemistry scientist। दो क्वेश्चन। तीसरा कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ C14, कार्बन 14 की आधी उम्र क्या होती है, आधी जिंदगी क्या होती है। तो हाफ लाइफ ऑफ C14 को कहते हैं आप कितने, 5568 ईयर्स, यानी 5568 वर्ष C14 की आधी उम्र जिंदगी होती है। आप कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं, हाफ क्यों कह रहे हैं, तो रीजन है, अब इसको समझिए। जितने भी बायो लाइफ होते हैं, बायोलॉजी 11th का पढ़ेंगे तो ये पढ़ने को आ जाता है, उनके बोन में डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कार्बन का आइसोटोप्स में एक C13 भी है, C14 भी है और ढेर सारी चीजें। तो कहने का मतलब जो C14 है, जैसे वो वो जीव, चाहे मनुष्य हो या पक्षी हो या जानवर हो, डेथ करता है तो उसके शरीर से C14 सबलिमिट होने लगता है, उधर वो पातन कह लीजिए या कहिए रिड्यूस होने लगता है, नेचर में डिके होने लगता है। लेकिन
डिकेइंग होना तो एक जनरल समझाने के लिए कहा। एक्चुअली क्या हो रहा होता है, C14 कन्वर्ट इनटू C13, तो कार्बन 13 में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो कार्बन 14 आफ्टर ऑल रिड्यूस ही हो रहा है। ये मतलब रिड्यूसिंग का प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल, डेथ होने के बाद वो रिड्यूस होता है। लेकिन साइंटिस्ट को मालूम है कि जनरली कितना कार्बन रहता है किसी लाइफ में, और डेथ होने के बाद रिड्यूसिंग रेट रेशियो क्या है वो मालूम है। तो मान लें कि 5 मिलीग्राम कार्बन है C14, तो 5 से 2.5 ml होने के लिए कितना टाइम लगेगा, mg जो भी मान लीजिए, मिलीग्राम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखा गया कि 5,568 वर्ष लग गए, तो वो 5 से 2.5 mg पे आए, और 2.5 mg से 1.25 mg 1.25 mg आने में फिर ऐसा ही एक और 5,568 वर्ष लग गए। इस तरह से देखें हम तो हाफ लाइफ होता है, यानी जो पूरा है उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, और इस तरह से देखा जाता है। तो हाफ कार्बन लाइफ जो है, हाफ C14 का जो लाइफ है ये है। तो आपसे जो सवाल पूछता है एक एप्लीकेशनल सवाल क्या होता है वो जानिए। जैसे आपसे पूछेगा कि किसी भी ऐसे फॉसिल्स में या किसी भी जीवाश्म में अब 50% C14 रह गया है, तो बताइए यह जीवाश्म कितना पुराना होगा। तो 50% रह गया है, तो 50% गया, तो 50% जाने में उसको कितना वक्त लगा था, 5,568 ईयर्स, इतना पुराना है। अब बोलेगा कि किसी भी जीवाश्म के बोन में अब कितना रह गया, 25%। तो अगर 25% रह गया है तो इसका मतलब है कि 75% चला गया। तो पहले तो 100 से 50 आया, और 50 का हाफ 25 आया, तो दो हाफ लाइफ हुआ ना, एक 100 से 50 पर आना और 50 से 25 पर आना, तो दो हाफ लाइफ, तो 1 हाफ लाइफ इंटू 2, तो 5,568 गुने 2 यानी 11,000 समथिंग। तो इसी तरह से जब पूछे 50% बचा है तो कितना पुराना होगा, 25% बचा है तो कितना पुराना होगा, तो दो हाफ लाइफ जोड़ दीजिए। अगर पूछे कि 12.5% बचा है तो 3 हाफ लाइफ का एज जोड़ दीजिए। ऐसे ही होता है, पर बेटा थोड़ा टेक्निकली पूछ देता है कभी कभी, क्या कि 75% बचा है तो हाफ लाइफ का हाफ कर दीजिए, यानी 5,568 वर्ष को आधा करके बता दीजिए, 2,700 समथिंग का आ जाएगा। ये मतलब है। तो याद रखिएगा 5 ही क्वेश्चन होते हैं कार्बन डेटिंग पे, बाकी होते ही नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आ जाए। तो कार्बन डेटिंग में किसने आविष्कार किया, विलार्ड लिबी। कब किया, 1946। आर्कोलॉजिकल एविडेंस के एज फाइंड आउट करने की लैब टेक्निक्स का क्या नाम है, कार्बन डेटिंग। C14 कन्वर्ट इनटू C13 आफ्टर डेथ ऑफ बायोस। और एक एप्लीकेशनल हो गया कि किसी में कितना कार्बन है तो इसके हिसाब से एज फाइंड आउट करिए, तो बता दीजिए, हो गई बात। अब आते हैं जो 5 शब्द हमने कहे ADBC वगैरह सो, तो सुनिए। ईसाई धर्म के अपने विश्वास और अनुभवों के आधार पर ईसा मसीह का जन्म को वो एक कैलेंडर की शुरुआत को मानते हैं, मेकिंग प्रोसेस करते हैं। तो ईसा मसीह का जो जन्म है उसे मान लिया जाता है उनके विश्वास के अनुसार 1 AD, और 1 AD माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। तब से लेके अब का जो समय चल रहा है 2020 चल रहा है, उसे AD कहते हैं। AD का मतलब है एनो, ANNO, एनो डोमिनी, DOMINI, एनो डोमिनी, यानी ईसवी सन, यानी उनके आने से जो समय शुरुआत हुई अब तक, एनो डोमिसाइल, रहना, होना। और ईसा मसीह का जन्म से पहले का जो इतिहास है, समय है, उसको वो लोग कह देते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी ईसा पूर्व, ये मतलब है। तो BC बिफोर, AD आफ्टर। तो आफ्टर का मतलब है आफ्टर बर्थ,
नॉट आफ्टर डेथ, बिकॉज वी नो दैट ईसा मसीह जो हैं वो 32 वर्ष जिंदा रहे, 32 वर्ष की आयु में उनकी हत्या कर दी गई। तो ईसा मसीह का 32 वर्ष एडी का हिस्सा है। ये मत सोचिएगा आफ्टर डेथ, नो, नेवर। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, एडी समझ गए, बीसी समझ गए। एडी में हम समय को निम्न अंकों से उच्च अंक की ओर ले जाते हैं, और बीसी को समझने के लिए उल्टे ऑर्डर में चलते हैं, लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर की ओर जाते हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है कि बोर्ड सिस्टम थोड़ा घर में नहीं है, लॉकडाउन खुलते ही बोर्ड सिस्टम पे आ जाएंगे तो समझना आपको आसान हो जाएगा। अभी तो लेक्चर सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। दूसरी बात, अब जो मैं कह रहा हूं उसको देखें। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, एडीबीसी क्लियर। अब एक शब्द आता है जिसको आप कहते हैं सीई। सीई को कहते हैं कॉमन एरा जो चल रहा है, या फिर क्रिश्चियन एरा, ठीक है, ईसाई संवत एरा कह देते हैं, यानी कि वो एडी है। एक होता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो बीसी के लिए यूज होता है, तो कोई भी इस्तेमाल कर ले। अब अगला है बीपी, बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन 1991, ठीक है, हमने बता दिया। लेकिन हम आज से बताना चाहें तो हम क्या कहेंगे, तो देखिए, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी 27 ईयर्स बीपी, बिफोर प्रेजेंट। तो आज 2020 से पीछे जाइए तो पता चला कि आप वहां पहुंच गए। तो याद रखिएगा, तो कितने साल हो गए, 29 ईयर्स हो गए लगभग उनके असैसिनेशन के, ये मतलब है। अगला पॉइंट समझिए, प्लीज आप इसे कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये लेमन टी है, ठीक है। वन थिंग, अब जो अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं, जब आप मोटी मोटी हिस्टोरिकल बुक पढ़ेंगे तो बुक में एडीबीसी कभी कभी कैपिटल में लिखा होगा और समटाइम्स स्मॉल लेटर। अगर कैपिटल में लिखा है तो आपको यह समझना है कि ये जो एज दिया हुआ है वह कार्बन डेटिंग से प्रूव्ड हो चुका है, और अगर स्मॉल लेटर में हो, ए बी, ए सी, बी सी, कुछ भी, तो यह समझना है कि अभी कार्बन डेटिंग इसका नहीं हुआ है, कार्बन डेटिंग प्रूविंग नहीं हुई है, जस्ट परसेप्शन है, अनुमान है। झा श्रीमाली की जो पुस्तक है हिस्ट्री की, उसमें ये चीज बताया है, हर किताब में नहीं रहता है पर उन्होंने बताया। तो याद रखिएगा, इफ इन ए स्मॉल इट मीन्स इट इज नॉट प्रूव्ड बाय कार्बन डेटिंग, और अगर कैपिटल में है तो प्रूव हो चुका है कार्बन डेटिंग, यही मतलब है। अब आइए कैलेंडर के लिए, हम कैलेंडर पर बात करें। याद रहे कैलेंडर अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान में रखिएगा जो करंट अफेयर्स मार्च से हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का बेटा, ठीक है, मार्च। अगर आप जनवरी के हैं, फरवरी के हैं, जो भी है आप अपनी बात कह दीजिए, जो ठीक लगेगा हम सोच। हमें 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ाना है, हम जनवरी से कहेंगे तो जनवरी शुरू करेंगे, मार्च कहेंगे मार्च, अप्रैल कहेंगे तो अप्रैल से शुरू करेंगे। पर चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी बात कहनी है ये कि अब हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है संवत, पंचांग, कहीं कहीं एरा भी कहते हैं। एरा, संवत, पंचांग। हम 8th कैलेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर पे लगभग 25 से 30 सवाल बनते हैं। इट इज पार्ट ऑफ एज यूजुअल हिस्ट्री एंड एज यूजुअली इन ज्योग्राफी। तो ये ज्योग्राफी में भी है, पर पूछता नहीं है उस ख्याल से, तो इतिहास के ही टीचर इसे पढ़ा देते हैं।
देखिए बेटा, आपसे पूछता है सबसे पुराना, तो पहले हम 6, 7, 8 जो भी कैलेंडर है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और जिसकी जो खासियत है बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विक्रम कैलेंडर, विक्रम संवत, that initiated since 57 BC, 57 BC। अगर कहीं कहीं 57 BC हो और 58 BC हो तो आप 57 पर ही टिक लगाएंगे, और अगर 57 का ऑप्शन नहीं आए तो 58 मजबूरी का नाम है। ठीक है, मजबूरी का नाम है, तो ये याद रखिए। बाय द वे, तो विक्रम कैलेंडर की शुरुआत 57 BC में विक्रमादित्य नाम का एक राजा ने अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर इसकी शुरुआत की। द किंग वॉज नेम विक्रमादित्य ऑन हिज coronation occasion. He started a calendar called Vikram calendar. This calendar is also considered Hindu Samvat, Hindu calendar. This Hindu calendar dominated in India, and the Hindu people, Sanatani people जिसे हम कहते हैं, वो लोग, मैं भी उनमें से एक हूं, वो लोग जो है शादी, विवाह, उपनयन, मुंडन, बर्थडे, घर बनाना, निर्माण विधि, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, ये सब मुहूर्त देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। वैसे तो हम इंग्लिश कैलेंडर अपनाते ही हैं, तो ये चीज है। ये पूछेगा, दिस इज ओल्डेस्ट कैलेंडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है बेटा जब हम चैती दुर्गा मना रहे होते हैं, और चैती दुर्गा को ही नवरात्रा कहते हैं। तो नवरात्रा का जो पहला दिन होता है, जो इस बार 25, ठीक है, इस बार 25 को शुरुआत हुई, लॉकडाउन फर्स्ट, ठीक है, तो 25 मार्च को, तो 25 मार्च को हिंदू कैलेंडर की शुरुआत भी हुई। चलिए जाने देते हैं। विक्रम संवत जो है ये सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर का संदर्भ हुआ जो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड टेकिंग टाइम, दिस टेकिंग टाइम डिवाइडेड इन 12 मंथ, दैट्स कॉल्ड सोलर कैलेंडर। हमारी पृथ्वी सूरज का एक परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है। तो इस 365 दिन को हम 12 मंथ में डिवाइड करते हैं, तो 12 महीना इस कैलेंडर में होता है। कोई भी सोलर कैलेंडर होगा 12 मंथ होगा, 365 डेज होगा। 2 पॉइंट। तीसरा, हम देखते हैं कि किस आधार पर है, तुमने क्या कहा? अर्थ रिवॉल्वेशन टेकिंग टाइम सन। अब इस पर देखें, ये 12 महीना कौन कौन सा महीना काउंट किया जाता है? ये 12 महीने को हम देखें, अगर ये 12 महीने को हम देखें तो काउंटिंग ऐसे होगी। शुरुआत चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघ्न, पूष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से होता है। ठीक है ना? तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, ये चीजें फाल्गुन, ऐसे होता है। तो चलिए, ये तो हो गया। यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। एडिशनल, विक्रम संवत की शुरुआत किस महीने से होती है? चैत्र मास से। अगर उसको कंपेयर करें इंग्लिश कैलेंडर से तो किस महीने होगी? तो मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है, चैत हो गया। वैशाख, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख से रिलेटेड फेस्टिवल हो गया। जेठ, जेठ की दोपहरिया बहुत फेमस होती है, लोग कहते हैं, पर कोई सवाल नहीं आपके एकेडमिक में। जेठ के बाद क्या हुआ? आषाढ़, आषाढ़ बारिश बहुत होती है, और आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश का एक नाटक है बहुत फेमस, और मौका लगे, कभी वक्त लगे तो पढ़िए नाटक, बहुत अच्छा है, मार्मिक कथा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक लहरों के राजहंस कमाले तारीफ है। अब आइए,
अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अब है श्रावण। श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है वो रक्षाबंधन होता है पर, और श्रावण मास की पूर्णिमा को ही भारत सरकार सेलिब्रेट करती है नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे, राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस। और इसी दिन अमरनाथ के दर्शन के द्वार अब बंद हो जाते हैं, इसके बाद दर्शन नहीं होता। तो ये तीन चीजें हैं। खैर चलिए, इसी श्रावण मास के तृतीया को आपको भी मालूम है तीज होता है। मालूम है तीज फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो श्रावण, तो आपने देखा चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र। भाद्र में कोई काम नहीं करते लोग, अपशकुन के रूप में देखते हैं जो भी, पर कोई इश्यू नहीं है। आश्विन, आश्विन मास में दशहरा दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा यू नो बेटर, और बंगाल का दुर्गा पूजा तो बहुत फेमस है, तो दशहरा। आश्विन के बाद होता है कार्तिक। कार्तिक मास में ध्यान देंगे कि अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या के दीपावली मनाई जाती है, और अमावस्या की ही रात कार्तिक मास में हमारे जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, फाउंडर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी उनकी भाषा में, जैनियों की भाषा में कैवल्य प्राप्त हुआ था। मालूम ही है, शाल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में। तो ये चीज है जमुई, आज के बिहार में, रिजुपालिका नदी के किनारे। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट का संदर्भ यह है कि कार्तिक मास पूरा एक महीना बिहार के सोनपुर में पशु मेला लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर मेला, पशु मेला के नाम से जाना जाता है, जो 1 मंथ चलता है और भारत में सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र, यहां पर हरिहर मंदिर है। हरि मतलब विष्णु, और हरि मतलब विष्णु, और हर मतलब महादेव, तो दोनों का साथ मंदिर है, इसलिए इसको ऐसे कहते हैं। पर चलिए, गंगा और गंडक नदी के तट पर ये मेला लगता है। अब आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट बनता है उस पर गौर फरमाइए। अब श्रावण हो गया, आश्विन हो गया, कार्तिक हो गया। अग्न कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, श्री का महीना है, लक्ष्मी का महीना है, धान वान कटते हैं, और जिससे क्या होता है, पैदावार किसानों के घर आता है, तो लक्ष्मी है। पूष, याद करिए, हमारे कथा सम्राट प्रेमचंद ने एक बहुत मार्मिक कहानी लिखी, पूस की एक रात, जिसमें हल्कू नाम का एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा है और एक छोटा सा नन्हा व्यक्ति है जो आपस में जिस तरह से होता है। तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो पूस की रात, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूस महीने का ये इंपॉर्टेंस है, हम ये कह रहे हैं बेटा कि पूस की रात इस बहाने याद आएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि किसने लिखा। ये चीज है। वैसे भी पूस के बाद क्या आया, माघ। माघ महीने में भारत का संविधान लागू हुआ। अकॉर्डिंग टू विक्रम कैलेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड इन विच मंथ, मार्ग शीर्ष। माघ महीने, चढ़ता हुआ महीना, शीर्ष मतलब चढ़ना, माघ महीने। अब अगले पॉइंट पर देखें हम, तो मैं आपको जरा, आप इस चीज को मेरे ख्याल से शायद क्लियर नहीं होगा। यहां पर देखिएगा लास्ट में माघ महीना लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि माघ महीना। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। माघ में माघी पूर्णिमा का मेला लगता है, और हम आप सब जानते हैं कुंभ मेला भी इसी के समय में लगता है। तो अघन, पुष, माघ, फाल्गुन, आखिरी महीना फाल्गुन का है, इसको फागुन कह देते हैं, जिसमें होली उत्सव मनाया जाता है। बहुत अच्छा है ना। चैती दुर्गा से शुरू करते हैं, शक्ति का नव संचार से, और होली का खेल, फेस्टिवल मनाते हैं, और जो हमारी कमियां रही, जो हमारे दुख रहे, सुख रहे, किसी को तकलीफ दिया, किसी का तकलीफ लिया, सभी को रंगों में घोल करके सबको एक रंग बिरंगा कर दीजिए, माफीनामा ले लीजिए। बहुत अच्छा है, तो ये याद रखना है। तो ये 12 महीना है। तो मैं कह रहा हूं विक्रम संवत को एक
एक क्वेश्चन मत मानिए ना कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की और कब की, कौन सबसे पुराना है। आप ये सोचिए विक्रम संवत है तो ये 10 क्वेश्चन है, तो विक्रम संवत सबसे पुराना है। उसके बाद आता है फर्स्ट एडी, दैट इज कॉल्ड द क्रिश्चियन कैलेंडर, ईसाई संवत, इंग्लिश कैलेंडर। और चूंकि इसे माना गया है ईसा मसीह के जन्म से, यानी 2020 साल पहले, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया कब? किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना और उसके इंप्लीमेंटेशन को पीछे ले जाके मानना वो अलग चीज है। तो दिस इंग्लिश कैलेंडर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोप ग्रेगोरी इन 1582। 1582 में कैथोलिक धर्म का प्रधान जो पोप कहलाते हैं, वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो थे मिस्टर ग्रेगोरी, और उन्होंने इस तरह से देखा जाए तो 1582 में इंट्रोड्यूस हुआ। आपको एक एडिशनल क्वेश्चन देता हूं, 1582 में ही अकबर द ग्रेट ने एक नया धर्म चलाया था जिसको आपने नाम दिया तौहीद ए इलाही, जो सुलह ए कुल के सिद्धांत पर बना था। उसे सुलह ए कुल भी कह देते हैं, एक्चुअल हम तौहीद ए इलाही कहते हैं, दीन ए इलाही नहीं। वो तो 1579 में एक विचारधारा थी, एक विचारधारा थी, ये ध्यान रखिए। तो चलिए बात करें हम, अब अपने आप एक तीसरा सवाल आपके पास आ गया। हालांकि मार्केट में ऐसा कोई सवाल आज तक नहीं आया, पर मैं आपको बताता हूं, आप क्या दर्पण का इंतजार करिएगा या खुद सवाल बनाइएगा। अकबर के समय कैथोलिक धर्म का पोप या प्रधान कौन था? आ गया ना मिस्टर ग्रेगोरी। तो ये चीज, तो इधर इसने एक धर्म चलाया, उसने एक कैलेंडर चलाया, दैट इज इंपॉर्टेंट, मार्केबल है। चलिए बात को आगे बढ़ाए। तो क्रिश्चियन कैलेंडर की बात हो गई। अब क्रिश्चियन के बाद आता है शका कैलेंडर। एक्चुअली शका कैलेंडर 78 एडी में शुरुआत हुई, और जब किंग कनिष्का ऑफ कुषाण डायनेस्टी था जो अपना राज्य अभिषेक किया विधिवत रूप से, तो इस कैलेंडर की शुरुआत की। याद रहे, ऐसा माना जाता है कि इसका नाम कनिष्क कैलेंडर रहा होगा, लेकिन चूंकि कुषाण वंश के शासकों ने ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक शासन नहीं किया, तो इस तरह से उस कैलेंडर का इस्तेमाल आगे चल करके क्षत्रप राजाओं ने किया, तो कनिष्क से क हट के शका शका रह गया, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। तो शका कैलेंडर इनिशिएटेड बाय कनिष्का ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन, फॉर्मल कोरोनेशन इन 78। जबकि आप देखते हैं कि वो शख्स 72 एडी में ऑलरेडी बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन कर रहा है। उसके 4 साल बाद, नहीं 6 साल बाद, वो खुद को जो है देखते हैं राज्याभिषेक करवा रहे हैं, तो यानी विधिवत राज्याभिषेक करवा रहे हैं, वो है पहले ही से शासक। चलिए अगला जो कैलेंडर है गुप्ता कैलेंडर। गुप्ता कैलेंडर, मालूम है बहुत सारे गुप्त शासक हुए, उनमें एक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक एक्चुअल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। वो 319 एडी में अपना विधिवत राज्याभिषेक किए या राजाभिषेक करवाया, और ये कैलेंडर की शुरुआत की। तो 319, यहां भी एक विवाद है इतिहास में कि अगर आपका 319 एडी और 320 एडी दिया हो तो 319 एडी के साथ जाए, लेकिन अगर 319 है ही नहीं ऑप्शन में, तो मजबूरी का नाम 320 एडी पर टिक लगा के कब शुरुआत की, तो गुप्ता कैलेंडर। अब आते हैं हर्ष कैलेंडर। यू नो कन्नौज किंग हर्षवर्धन, द लास्ट एम्पेयर, सो कॉल्ड सम्राट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या भारत के इतिहास का आखिरी सम्राट प्राचीन भारत का। तो हर्षवर्धन 606 एडी में कन्नौज में गद्दी पर बैठा, और अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर
एक कैलेंडर चलवाया जिसके नाम से प्रचलित हुआ हर्ष संवत, तो हर्ष कैलेंडर। ठीक है, याद रहे। अगला है हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर हमारे इस्लाम को मानने वाले समुदाय लोग मानते हैं और ये मानता है कि 622 एडी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई शुक्रवार जुम्मे के रोज, जब मोहम्मद साहब मक्का शहर को छोड़कर मदीना शहर की यात्रा प्रारंभ कर दी। सेट आउट द जियारत, जियारत जिसे कहते हैं धार्मिक यात्रा, जियारत पर चले। एक्चुअली मोहम्मद साहब के जो विचार थे उस वक्त मक्का के लोग पसंद नहीं करते थे, तो मदीना के लोगों ने स्वागत किया और कहा कि आप मेरे यहां आ जाए, तो उन्होंने यात्रा का प्रारंभ किया। दैट इज बिगिनिंग ऑफ हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर 622। हिजरी कैलेंडर को लूनर कैलेंडर कहा गया, कैटेगरी सोलर और लूनर। लूनर कैलेंडर का मतलब हुआ कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक मून यानी उपग्रह कह लीजिए, जो चंद्रमा है वो जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जो टेकिंग टाइम है, दैट डिवाइडेड इन 12 मंथ। और फरमाइएगा, तो इस तरह से हम देखते हैं चंद्रमा 27 साढ़े 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर काट लेती है, वो एक महीना काउंट हो जाता है। तो विद इन 1 सोलर ईयर द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ 12 टाइम्स, 12 महीने तो 12 बार। तो इस तरह से कहते हैं, इसको लूनर कैलेंडर कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं, चंद्र पंचांग कहते हैं, वो सौर्य पंचांग था। तो याद रखिएगा, अब हिजरी में भी 12 महीने तो हैं और यहां पे 28 साढ़े 28 दिनों का एक मंथ हो जाता है। तो जो पहला मंथ है वो है मुहर्रम। मुहर्रम एक मातम का त्योहार भी है। जो सिया सुन्नियों के बीच झगड़े हुए थे और उनके बीच में जो करबला का युद्ध हुआ था, जिसमें 72 सेनानियों में इंक्लूडेड मोहम्मद साहब के 2 नाती हसन और हुसैन थे, उन दोनों का करबला के मैदान में शहीद हो जाना। तो इस तरह से जो है ध्यान में रखना है। तो उनके याद में हम मातम मनाते हैं और खुद को पीटते हैं, ब्लड शरीर से निकलता है, महिलाएं काले वस्त्र पहन के मातम मनाती हैं। इन सब के पीछे एक ही मकसद है कि उनके दुखों को आत्मसात करना। और माँ की तकलीफ की कहानी इसमें बहुत जुड़ी हुई है। तो हसन हुसैन नाबालिग थे। तो ये हिजरी। और 9वां महीना है रमजान का महीना। ओके एवरीवन, तो अब हम इसे समाप्त करते हैं। 9वां महीना रमजान का महीना है जिसमें हम रोजा रखते हैं और 12वां महीना जिलहिजा है। तो ये याद रखिएगा। और अगला कैलेंडर नानक है जो 1469 में उनके जन्म के साथ शुरुआत मानी जाती है, 12 नवंबर। तो चलिए, समय समाप्त हो रहा है, हम फिर आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए ठीक है, खुदा हाफिज, शब खैर, अलविदा। ओके।